Good evening to all of you. Welcome you back to our classes. Let's start the motion graphical method. So graphical method में हम लोग सबसे पहले देखने वाले कि how to draw the graph. ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे। देखिए सबसे पहला चीज why do we need graph? Why do we need graph? हमें ग्राफ क्यों चाहिए, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? Why do we हो जाएगा ये। Why do we need a graph? ग्राफ हमें क्यों चाहिए? देखिए ड्यूरिंग द मोशन होता क्या है, लॉट ऑफ पैरामीटर्स हैज बीन चेंज्ड। जब पैरामीटर्स चेंज होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द ग्राफ। अब ग्राफ के थ्रू नॉट अभिषेक, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पोजीशन, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग अ मोशन, during a motion parameters like velocity, that is v, displacement, time, acceleration changes which can analyzed or studied by using graph, हम लोग ग्राफ को इस्तेमाल करके, यूज करके हम लोग जो भी पैरामीटर्स चेंज होता है, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो इसका टाइम हो गया, जो इसका एक्सेलरेशन हो गया, इन सारी चीजों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। कैसा है ये, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किस टाइम पर किसका वैल्यू क्या था, किस पोजीशन पर क्या था, उस हिसाब से हम सब कुछ इसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ, है ना। तो ग्राफ इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ कलेक्शन, है ना। सेट ऑफ डेटा से हम लोग क्या बोलते हैं, एक ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। टाइप ऑफ ग्राफ हम लोग कितने तरह के जानते हैं, कितने तरह का ग्राफ हम लोग को पढ़ना है। देखिए नॉर्मली जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एस वर्सेस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, याद रखिए ये और है, इक्वल्स टू नहीं है। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है, टी फॉर टाइम, ये एक ग्राफ हो गया। दूसरा जो ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इजी ये सब ग्राफ होते हैं, तो दिस कैन बी टर्म्ड एज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जो वाई एक्सिस पे आता है ना, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जो एक्स एक्सिस पर आता है उसको हम लोग नॉर्मली बाद में लिखते हैं। ऐसा कोई भारतीय संविधान में लिखा नहीं गया है, या फिजिक्स के संविधान में नहीं है कि हाँ यही सत्य है, पर हाँ नॉर्मली हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं। तीसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया टाइम ग्राफ। इसके अलावा और भी होता है, पर वो अपने काम का नहीं है। जैसे और क्या क्या हो सकता है जो आप लोगों को आगे पढ़ना है, दैट इज एक्स्ट्रा, नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज एक्स्ट्रा। और होता है जैसे वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, बी वर्सेस एक्स ग्राफ, है ना। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन,
एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन, तो ये भी एक ग्राफ है, इस तरह का भी ग्राफ होता है। वैसे ही एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, पर ये नॉर्मली फेमस है। ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ये भी आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लास 9th में, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लास 9th। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब क्या हो गया, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एज चेंज इन टाइम, या लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑन एसटी ग्राफ। वीटी ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी आपका टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे एटी ग्राफ। तो ये तीन तरह का ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू वी स्टडी, या व्हाट डू वी नीड टू स्टडी इन ग्राफ। हम लोग करते क्या है, ग्राफ में करते क्या है, या बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ग्राफ, इंपॉर्टेंट। ग्राफ के बारे में कुछ आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, सुनील सर ने बताया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। देखिए ग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ग्राफ के शेप से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा। अलजेब्रा आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 8 में, और इसमें भी पढ़ चुके हो। सो बाय द शेप ऑफ ग्राफ वी कैन जज, या वी कैन प्रेडिक्ट द इक्वेशन या डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। फर्स्ट पहला पॉइंट है from the shape of curve of graphical representation, from the shape of curve of graphical representation we can predict the relation between टू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपने एक ग्राफ प्रेजेंट किया ऐसा, ठीक है, और ये ग्राफ आ गया लीनियर, ऐसा स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ है कोई भी। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोजीशन, या मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, एस मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम। जब ग्राफ लीनियर होता है, व्हेन ग्राफ इज लीनियर, तो इसका मतलब ये हो गया, लीनियर ग्राफ का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। अगर यहीं पर ग्राफ कुछ आपका ऐसा होता, मतलब कुछ इस शेप का होता, और यहाँ पर मैंने लिखा होता डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर लिखा होता टाइम, तो ये जो ग्राफ बन रहा है दिस इज पैराबोलिक, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू
t²। क्यों? क्योंकि पैराबोलिक ग्राफ किसका बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है, क्वाड्रेटिक का बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ के शेप से पता कर सकते हैं कि वेदर इनके बीच में रिलेशन कैसा बनने वाला है, इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा। रिलेशन आई मीन रिलेशन का मतलब हो जाता है चाचा मामा दादा नाना नानी ये सब नहीं। रिलेशन का मतलब है, यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूं, रिलेशन मीन्स वेदर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसा बनेगा। रिलेशन मीन्स लीनियर रिलेशन बनेगा। लीनियर मतलब पावर दोनों का सेम होगा, इसका भी पावर 1 है या इसका भी पावर 1 है। क्वाड्रेटिक का मतलब इसका जो पावर होगा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यूबिक का मतलब पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिलेशन मीन लीनियर रिलेशन, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आप कह सकते हो, क्यूबिक। तो मेरा रिलेशन का कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा बनेगा, क्यूबिक रिलेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये हम शेप को देखते ही क्या कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ये प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना कि हमारा जो रिलेशन है ये कैसे बनने वाला है। ठीक है, किससे पता करते हैं, शेप से पता करते हैं। शेप कैसा बन रहा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर होगा। अगर पैराबोलिक है तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक होगा। अगर हाइपरबोलिक है मतलब कुछ इस तरह का शेप बनता है, हाइपरबोलिक भी नहीं बोलते इसको। अगर आपका शेप कुछ इस तरह से बनता है, आप देख लीजिए, आदित्य बताता हूँ 1 मिनट। अगर आपका शेप कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसा नहीं होगा, ऊपर की तरफ ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका शेप बनता है कुछ इस तरह, ऐसा कुछ बनता है ऐसा, तो ये हो गया आपका क्यूबिक, ये क्यूबिक रिलेशन हो गया। पैराबोला देखिए हम लोग बोलते हैं इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। यू, ओपन यू, ये जो शेप है ना, दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। ठीक है, एक एंड पर आकर के ऐसा ज्वाइंट होता है, कर्व बनता है, और इसके 2 एंड जो है ऐसे ये बाहर निकलते हैं, जो हम लोग टीका करते हैं ना ऐसा। ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। ठीक है, कोई डाउट? सर ये समझ में नहीं आ रहा है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ क्या बोल रहे हो अभिषेक? सर ये जो बताया ना नीचे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा देखो, मैंने यही बताया है कि किसी भी ग्राफ के शेप से, उसके शेप देख करके हम लोग बता देते हैं कि ये खाता पीता घर का है कि नहीं है। यही चीज बताया, मतलब पतला स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर रिलेशन बनेगा। ग्राफ का शेप देख करके हम बता सकते हैं कि इसके बीच में इक्वेशन कैसा बनेगा। रिलेशन का मतलब यह है कि 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसा बनेगा। रिलेशन कहने का मतलब लीनियर रिलेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्यूबिक रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा ये हम लोग ग्राफ के शेप से बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, थोड़ा आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ग्राफ है, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ, कुछ ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ग्राफ बनाया ऐसा, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। अगर आपने ग्राफ चूज किया है अ स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ इज लाइक दिस वन, और एक दूसरा ग्राफ है जिसको आपने बनाया है कुछ इस तरह से, लाइक दिस वन, ऐसा कुछ आपने ग्राफ बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बताता है
स्ट्रेट लाइन हमें ये बताता है, लेट सपोज दिस y एक्सिस रिप्रेजेंट पोजीशन s एंड दिस x एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम। तो हमें ये बताता है दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। और ये कौन सा रिलेशन हो गया, किस टाइप का रिलेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर रिलेशन। लीनियर, ये लीनियर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये हमें पहले से पता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, दोनों का पावर कितना होगा, 1, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ग्राफ के शेप से देख के पता कर लिया। चलो यहां पर हम लोग इस शेप को देखते हैं, ये एक कर्व है, ये एक कर्व पाथ है ना। और ये ऐसा लग रहा है कि ये पैराबोला का आधा है, मतलब क्वार्टर चांद दिख रहा है, ये क्वार्टर चांद दिख रहा है। अगर ये पूरा होता तो कुछ इस तरह का होता है ना, मतलब ये पैराबोलिक शेप का है। इस शेप को देख करके हम बता सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर होगा, ये कंफर्म, ठीक है। जो हमारा पोजीशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर होगा। ये मैंने शेप देख करके ही बता दिया। ये है यूज ऑफ ग्राफ। ग्राफ का ये इस्तेमाल है कि आप ग्राफ देख के ही उसके बारे में सब कुछ बता सकते। तो पहले तो शेप देख करके बता दिया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, और क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। आई होप अभी से क्लियर हो गया होगा ये। इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि लीनियर का कैसा बनता है, क्यूबिक का कैसा बनता है, तो क्यूबिक का ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का बनता है, मैं बताता हूं। क्यूबिक का ग्राफ देखिए, क्यूबिक का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का। ये क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ऐसा बनता है। ये क्यूबिक है। अगर ये एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और ये एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, देन S विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया, अगर आपका ग्राफ बनता है हाइपरबोलिक शेप, ये इस शेप, अगर ऐसा शेप बनता है इसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये ग्राफ किसके लिए बनेगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए बनता है। या तो 1/t हो जाए, या AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर हो जाए, या AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t क्यूब हो जाए। ऐसा कुछ भी रहेगा तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, हमेशा ऐसा बनेगा, ये याद रखिए। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। तो ऐसा ग्राफ अगर आपके एग्जाम्पल में दे दिया जाए, आपके एग्जाम में आ जाए, तो क्या आप ग्राफ देख के ही नहीं बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t? जैसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख के ही टिक मार्क कर दे। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नो क्या सर। ये सारी चीजें समझने में किसी को डाउट हुई, पूछ सकता है। नो सर। आगे बढ़े। हेमंत, सुमन, Yes, sir. गौतम, कृष्णा, हिमांशु, यस सर, आगे बढ़े आइए। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में, जो ऑब्जर्व करते हैं, जिस चीज से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज सेकंड पार्ट इज स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, curves explain many things, explain many things, many things। क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है स्लोप ऑफ कर्व? तो पहला जो आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि इस कर्व का, इस ग्राफ का शेप कैसा है, पहला चीज।
दूसरा हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्लोप। और स्लोप हमें क्या बता देता है, क्या क्या हमें चीजें बताता है। पहला चीज बताता है कि आपका जो ग्राफ में जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रहा है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, और अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ अ ग्राफ गिव्स सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, some slope of graph gives information of other physical quantity, information of other physical quantity, other physical quantity। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल स्लोप ऑफ एसटी कर्व, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, स्लोप ऑफ एसटी कर्व, एसटी कर्व gives वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एसटी कर्व हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। स्लोप ऑफ वीटी कर्व हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व ये हमें देता है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो कई बार जो स्लोप होता है उस ग्राफ का, वो किसी और तीसरे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है कि उसका एग्जिस्टेंस क्या है, किस तरह का है वो, ठीक है। तो ये भी चीज हम लोग पता करते हैं, कहां से, स्लोप से पता करते हैं। स्लोप को कैसे स्टडी करना चाहिए उस चीज को आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कैसे स्टडी करना चाहिए स्लोप को। देखिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा, कैसे पता चलेगा। सो इसके लिए नोट है, या आप जो भी समझ लीजिए, टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटी बाय स्लोप, multiply the unit of, मल्टीप्लाई लिखो, डिवाइड होता है ना, डिवाइड यूनिट ऑफ y एक्सिस by यूनिट ऑफ x एक्सिस। ये फिजिक्स के बारे में बात बता रहा हूं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर मैथ्स। जो एक्चुअल फार्मूला है वो अलग है ना। आप इसको नोट नहीं बोलिए, आप इसको ट्रिक बोल सकते हो, ट्रिक। ये ट्रिक है ना कि नोट्स है, ये किसी बुक वगैरह में ये नहीं मिलेगा, ये ट्रिक है। मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक्सिस दिया गया है, उसके y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा यूनिट, करस्पॉन्डिंग आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा। एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर लिया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर लिया टाइम, तो y एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, इसका मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी का सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
ठीक है अभी? चलिए, जिस किसी को पूछना होगा हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अनम्यूट करने वाला वो सिस्टम हटा दिया। कोई तो अनम्यूट कर करके ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था उसका। हाँ आदित्य, बिल्कुल आते हैं उसके ऊपर भी। सो बिल्कुल स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसके यूनिट्स के वाई एक्सिस के यूनिट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और इसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, एक्स एक्सिस के यूनिट के साथ, सेकंड से। अब ये किसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड, वी नो इट गिव्स वेलोसिटी। ये किसका आ गया, वेलोसिटी का आ गया। जस्ट इट इज अ ट्रिक, ये सॉल्व करने का तरीका है। अगर मान लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ बता रहा है कि ये ए वर्सेस टी, एटी ग्राफ है, आपने ड्रॉ किया है ऐसा कुछ एटी ग्राफ, लेट्स टॉक अबाउट एटी ग्राफ। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम का, ये हो जाएगा सेकंड। चेक करते हैं कि क्या ये इसका स्लोप कुछ देने वाला है, सो दैट विल बी द मीटर पर सेकंड स्क्वायर divided by whole divided by second, it will give meter per second cube। और ये हमें कुछ नहीं देने वाला है, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्यूब ये किसी का वैल्यू होता ही नहीं है, ये किसी का वैल्यू होता ही नहीं है, इट विल गिव्स नथिंग। तो ऐसा नहीं है ना कि स्लोप हमेशा कुछ ना कुछ देगा, नो। मैंने लिखवाया था लास्ट वाला इस पे कि सम मतलब कोई सम स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई स्लोप है जो कि हमें बताता है, जरूरी नहीं सबका स्लोप हमें बताएगा ही बताएगा, इस चाहत के साथ हम नहीं जाते, ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका बता ही दे। चलिए, तो इस केस में यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने लिया है वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ, अगर आपने कंसीडर किया है वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टी, अगर ये आपने ग्राफ इस्तेमाल किया है, लेट्स चेक इट आउट कि इट विल प्रोवाइड व्हाट, क्या देगा ये हमें, यस कृष्णा, दैट विल गिव स्लोप इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज एन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सो इट विल गिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है प्रियांशु, हेमंत प्रियांशु समझ में आ रहा है क्या, गौतम सुमन, यस नो बोलो भाई। आवाज आ रहा है, ओके हिमांशु। चलिए, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। एक तो हो गया स्लोप, जो तीसरा पॉइंट है वो हम लोग क्या देखते हैं, एरिया अंडर कर्व। हाँ बिल्कुल, मैं म्यूट किया हूं क्योंकि किसी का अनम्यूट हो जा रहा था अननेसेसरली, इसलिए मैंने किया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट देखते हैं हम लोग, एरिया अंडर कर्व, है ना, एरिया अंडर कर्व। और एरिया अंडर कर्व भी हमें क्या करता है, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी बता देता है, सबका जरूरी नहीं है, पर किसी का। एरिया अंडर गिव्स सम फिजिकल क्वांटिटी, यह भी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देता है, नॉट कंपल्सरी, है ना, कंपल्सरी नहीं है, ये भी नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा आपको एरिया अंडर कर्व कुछ ना कुछ देगा, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ हमें नहीं देता, लेकिन वहीं पर अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना हो, मान लीजिए कि ये मैंने
एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल हमने लिया एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वाई एक्सिस। बोले तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा मीटर। और मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। लेंथ बोले तो ऑब्वियसली वेलोसिटी से रिलेटेड है तो हमें क्या देगा, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस। एरिया अंडर कर्व कैसे कहते हैं, किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि आपने कोई कर्व बना दिया ऐसा, सो आपको जितना दूर का चाहिए उतना दूर का आप एरिया निकाल सकते हो। मान लो कि इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का एरिया अंडर कर्व निकालना है तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, एरिया अंडर कर्व। ए से लेकर के बी तक का ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ये होता है एरिया अंडर कर्व। सो ग्राफ के बारे में हम ये दो तीन चीजों के बारे में हम लोग एकदम ध्यान से हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तीन चीजों के बारे में आपको हमेशा देखना है, उसका शेप कैसा है, उसका स्लोप कैसा है एंड उसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तीन चीज हो गया। चौथा चीज बताएं या नहीं बताएं, चौथा रहने दीजिए। मैक्सिमा और मिनिमा ये आप लोग क्लास 11th में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखो ये मीटर किसका यूनिट है आदित्य, मीटर किसका यूनिट है? सर कुछ और पूछना चाहते सर, डिस्प्लेसमेंट एरिया कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एरिया, दिस इज द एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर है तो एरिया है ना, अंतर है। अगर एरिया आप लेंगे लेंथ बिटवीन लेंथ का, दैट विल बी द मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एरिया इन द सेंस, यार तुम कैसे ले रहे हो, एरिया मतलब जमीन का एरिया नहीं है ना वो, यहाँ पर यूनिट ही अलग अलग है। तो डोंट कंसीडर इट कि ये चलो ठीक है जमीन का एरिया है या किसी पर्टिकुलर सरफेस का एरिया है। नो, इट इज नॉट, इट्स नॉट द एरिया ऑफ सरफेस। तब कौन सा एरिया है? ये है दो ग्राफ के बीच का सर लेकिन बोला जाता है कुछ, है क्या बोला जाता है, इट इज द एरिया सर बिटवीन, बोला जाता है एरिया, लेकिन हाँ लेकिन यहाँ पर यूनिट है एरिया अंडर कर्व बोलते मीटर। हैं, नॉट एरिया। इट इज नॉट ओनली एरिया, इट इज एरिया अंडर कर्व। ये कर्व के अंडर का एरिया है। ये जो कर्व है ना, ये कर्व क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एरिया अंडर कर्व क्या देगा। नहीं समझे सर? तो कोई भी चीज का एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है ना? अगर दोनों का यूनिट सेम हो तब ना। यस सर। सर ये तो थ्योरी से ना सर मीटर में आ गया, नहीं तो सर एरिया तो स्क्वायर में ही आएगा ना। एरिया सर ये किस टाइप का एरिया, वही नहीं समझ में आ रहा है। ये किस टाइप का एरिया है, अब वही तो यार तुम भी, मैं भी वही यस सर, सोच रहा जिसका हूँ यूनिट स्क्वायर नहीं है। किस टाइप का एरिया है, हमें कैसे बोलूं। सारा कुछ वही फॉलो करेंगे, जो फॉर्मूला एरिया का लगता है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। बस वहां पर जो आप एरिया निकालते हो, सरफेस एरिया जो निकालते हो, वहां पर एक लेंथ होता है, दूसरा विड्थ होता है, दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होता है। लेकिन ये जो है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक यूनिट लेंथ में है तो दूसरा यूनिट सेकंड में है। एक यूनिट मीटर पर सेकंड में है तो दूसरा यूनिट सेकंड में है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यस सर, निकाल यहाँ यहाँ पे भी पे सर हम लोग है, मल्टीप्लाई ही किए हैं सर। निकाल वहां भी रहे एरिया, पर वहां पर दोनों
दोनों एरिया सेम है, दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, यहाँ पर सर एक सेम बात नहीं है। पूछे सर, जी आदित्य, तो मान लीजिए कोई एरिया निकाल है जिसमें 1 यूनिट सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तब सर कैसे उसका एरिया निकलेगा? मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। ना ना Yes, ना, sir. मीटर इंटू बिना सेंटीमीटर, बदले। दैट्स इट। 5 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर, आप लिख सकते हो कि 50 सेंटीमीटर मीटर। नहीं समझे? सर ये तो समझ गए सर यूनिट वाला, लेकिन सर ये नहीं समझे डिस्प्लेसमेंट कैसे एरिया हुआ। सर अभिषेक बोल रहे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे। 5 हाँ, सेंटीमीटर correct. इंटू 10 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर इंटू सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट्स इट। सर ये तो समझ गए। अब ये समझ गए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एरिया कैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस ठीक है, तो मेरे दोस्त आप इतने से समझ लीजिए कि जो यूनिट होगा वही सब कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि आप बचपन से एक ही चीज दिमाग में सोचते आए हो कि मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एरिया। हम लोग यही चीज, जितना चीज देखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं हो, कैसे मान लेते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो जो बचपन से आप सुनते आए हो वो उससे आगे भी तो बढ़ो थोड़ा। एरिया सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया को तो ही नहीं कह सकते ना। एरिया, सरफेस एरिया इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर, अब एरिया। हम समझ गए सर, अब हम समझ गए। ठीक है, आप जो मीटर स्क्वायर ले रहे हो दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। किसी सरफेस का एरिया कितना होगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफिकल एरिया। एक और आएगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया डजंट मीन ओनली की मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। सर हाँ सर हम एक चीज समझे तो एक और डाउट पूछे। हाँ हाँ बिल्कुल, डाउट के सर लिए। देखिए सर, एरिया निकालेंगे और जो यूनिट मेरे पास आएगा उसी चीज को हम उसका वैल्यू कंसीडर करेंगे ना। तो अगर मान लेते कि यहाँ एस बचता है, मतलब ये टाइम होता। हाँ बिल्कुल, ये सर आप समझ गए, क्लियर। अगर यहाँ पर एस बचेगा तो टाइम होगा। और देखते हैं ना, नेक्स्ट एग्जांपल कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मीटर समझ पर गया सेकंड अच्छे से। स्क्वायर बचा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये भी तो हो सकता है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, सर मीटर पर सेकंड बचेगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हमें एक्सेलरेशन देगा ना। यस, कहाँ से बोल जा सकते हैं? जैसे मान लीजिए सर एक्सेलरेशन हम वाला कर कौन दिए सा हो जाएगा? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हम कर दिए, तब ना मीटर पर सेकंड हम बोले। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ग्राफ लिया, ये वाला, ये हो गया एक वेलोसिटी। ये चीज हमें यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने लिख दिया वेलोसिटी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/t। क्या लिखा? इट इज 1/t एक्स एक्सिस पर, और ये मेरा कुछ ग्राफ आता है ऐसा। अब बताइए इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा? व्हाट विल बी द एरिया अंडर कर्व? बताइए। सर मीटर पर सर सेकंड एक्स एक्सिस पे क्या है? हैं? एक्स एक्सिस पे क्या है? 1/टाइम, वेलोसिटी 1/10, और वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी। तो सर मीटर में दे देगा ना सर? तो हमें एरिया अंडर कर्व क्या देगा? वेलोसिटी इनटू, हमें क्या निकालना है? वाई एक्सिस इनटू एक्स एक्सिस। सर वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पर क्या है? 1/सेकेंड। सो इट विल गिव व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट विल गिव व्हाट? एक्सेलरेशन। सिंपल। ठीक है, तो हमें ये एरिया अंडर कर्व बताता है। मतलब आप गुणा करके देख लीजिए कि हमसे ये कौन सा यूनिट मिल रहा है और ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है। वो हमें मिलेगा एरिया अंडर ग्राफ में, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं ग्राफ के ऊपर कि हमें पढ़ना क्या है। डेरिवेटिव सबसे पहला चीज है
कि हमें जो जानना है वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बार डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को स्टडी कर लेंगे, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को भी स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हेडिंग डाल लेते हैं उसमें वो ये है, आएंगे डेरिवेशन के ऊपर भी आएंगे। हाँ 3 पॉइंट ही करवाया हूँ, चौथा पॉइंट अभी नहीं करवाया क्योंकि आप वो मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट अभी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। सर सुनील सर बताए थे थोड़ा सर बता चुके डिफरेंशिएशन वाला। यस सर, मैक्सिमा मिनिमा जान चुके हो? यस यस सर, सर, डबल डिफरेंशिएशन करके सर निकाल दो। यस सर। डबल डिफरेंशिएशन करके ही हम लोग चेक करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो तीसरा चीज हम लोग वो चीज भी पता कर लेते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ, तो ये वेलोसिटी किस टाइम पर मैक्सिमम होगा, व्हेन इट विल बी मैक्सिमम, वी कैन फाइंड आउट। ये वो टाइमिंग है, ये 1/t1 वो टाइमिंग है जहां पर जो वेलोसिटी होगा ये मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम, है ना। तो पहला चीज तो ये हो गया कि ये कर्व को देखते ही पता चल गया कि ये क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/t का होल स्क्वायर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/t का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/t का स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को गेस करके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए 1/t को हम लोग कुछ 1/t को p मान लिया, है ना, p मान लिया, तो वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p स्क्वायर। मतलब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का होगा, तो हम यहाँ से इक्वेशन गेस कर सकते हैं कि इट विल बी लाइक ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा ही होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना? यस सर, यस तो सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यस सर, ax स्क्वायर प्लस bx Yes, प्लस sir. c, यही होता है। यहाँ पर वेरिएबल मेरा p है तो हमने मान लिया ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c। तो इस चीज से हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे कि एक्चुअल में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ये कैसे चेंज हो रहा होगा, कैसे वेरी कर रहा होगा, और ये ग्राफ मैक्सिमम कहाँ होगा, जैसा कि सुनील सर ने पढ़ाया है, dv/dp कर लीजिए। यस सर, ये जहां पर भी जीरो होगा, जिस भी वैल्यू ऑफ p के लिए ये जीरो होगा, p इज इक्वल टू जो कुछ भी वैल्यू होगा उस p पॉइंट पर, बोले तो 1/t1 पॉइंट पर ये या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। अब ये आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। सर जो ग्राफ लोग में नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं नहीं समझे पढ़े हैं हैं, लेकिन वो छोड़ वैसे दीजिए, पढ़े हैं? सर, पढ़े हैं लेकिन ग्राफ सर नहीं पढ़ा है। हाँ तो ठीक है, कोई चीज क्लास 11th के लिए रहने बस दीजिए। सर, बस सर एक इक्वेशन में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा ये सर पढ़े। यस सर। ठीक है, बस उतना ही रहेगा, अच्छा ज्यादा सर, नहीं सर बोलूंगा। सर हाँ वहाँ जो Yes, p का sir. वैल्यू बोले ना सर, हाँ आप जो निकाले वाले वहाँ सिंगल डिफरेंशिएशन करके p का वैल्यू निकाल लेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो कर ही सकते ना। कर सकते हो, यस सर, हाँ पर वो अननेसेसरी है ना, अभी जरूरत नहीं है, आगे करेंगे ना। यस या सर, जिसको करना है वो अलग से कर सकते हैं, विल नॉट गो थ्रू दिस क्लासरूम टाइम प्रोग्राम, उसको हम लोग अलग से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें यस सर, बाकी लोग भी तो है ना, और भी लोग, उनका भी मंजूरी हो जाए, वो बोलेगा हमको क्या करना है इस सब से, जब जरूरत होगा तो पढ़ेंगे ना। तो जब सब लोग हामी भरेगा कि नहीं नहीं बता दीजिए, तो फिर हम सबके लिए अलग से टाइम निकाल देंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग कुछ नहीं बोलता है, 4 लोग कुछ नहीं बोलता है। सो इसके लिए हम लोग अलग से बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं बता दूंगा मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल करना है। देखो मैथ्स जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो फिजिक्स में वो लगेगा, ठीक है। तो यस सर, मैथ्स पढ़ते हैं इसीलिए ताकि फिजिक्स का पढ़ते सवाल इसीलिए बन है सके। कि ताकि फिजिक्स का प्रॉब्लम बना सके। सर मैथ बनाए फिजिक्स से है ना। तो मैथ्स में आप जो कुछ भी पढ़ते हो, भले ही आपके मैथ्स वाले सर आपको नहीं बताएंगे कि फिजिक्स में ये कहाँ लगेगा, पर फिजिक्स वाले आपको बताएंगे कि मैथ्स में ये चीज पढ़े होगे, उसको खींच के ले आओ
और यहाँ पे लगाओ उसको वो कंसेप्ट, ये वही चीज है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा से हम लोग मैथ्स का इस कंसेप्ट से पता कर लेते हैं कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ये चीज से पता चल जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन। सो पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से कितने तरह के ग्राफ हो सकते हैं। ज्यादा ग्राफ पढ़ना नहीं है, मैं आपको वैरायटीज ऑफ ग्राफ बता रहा हूं। पहला ग्राफ जो इसमें पढ़ना है ये है लीनियर। आपका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी लीनियर। तो ये हो गया एस और ये हो गया टी। ठीक है, सो ये हो गया लीनियर फॉर्म, ये हो गया लीनियर फॉर्म। अब लीनियर फॉर्म इस शेप को देख देख करके हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए कंक्लूजन इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। इस शेप को देख करके आप क्या क्या बता सकते हैं। पहला चीज ये एक लीनियर ग्राफ है, दिस इज लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। दूसरा चीज आप क्या बता सकते हो, दूसरा चीज ये बता सकते हो कि स्लोप गिव्स वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, एंड ये मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत पहले बता रखा है कि स्लोप किसको बोलते हैं, दिस इज tan थीटा। ऑफलाइन में सर बताए थे। tan थीटा को बोलते हैं ना स्लोप। Yes, sir. हाँ, तो अगर देखा जाए कि इसका जो थीटा होगा, थीटा का वैल्यू हर एक पोजीशन पर क्या होगा, सेम। चाहे आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लीजिए, सब जगह हर एक पॉइंट पर जो इसका स्लोप जो होगा थीटा दैट विल बी सेम। तो जब थीटा ही सेम होगा और थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, तो नहीं बोल सकते क्या कि स्लोप कांस्टेंट है। सर इसको करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। हाँ, पैरेलल लाइंस के बीच का ये एंगल बराबर होगा। यस सर। एंगल्स विल बी इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं कि स्लोप इज कांस्टेंट। और जब स्लोप ही कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों, ये स्लोप देख के ही मैंने बता दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि एक लीनियर कर्व का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे भी आप बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये मोशन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। इट विल बी यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यूनिफॉर्म हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। चौथा पॉइंट आप इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, एक्सेलरेशन विल बी 0। या आप बोल सकते हो कि नॉन एक्सेलरेटिंग। सर इसमें एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व गिव्स नथिंग। यस सर, हम भी वही सोचे। कुछ नहीं मिलने वाला एरिया अंडर कर्व से। ठीक है, सो इतने सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर चुके हो। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये चार चीजों में डिट्टो बता सकता हूँ। पहला चीज कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के लीनियर प्रोपोर्शनल। दूसरा चीज, इस ग्राफ का जो गाड़ी चल रहा होगा ना, जिस गाड़ी का ये ग्राफ बन रहा है, उस गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वो गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हमेशा। और तीसरा चीज, चौथा चीज कि ये नॉन एक्सेलरेटिंग होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बाकी की चीजें बाद में जो होगा सो होगा ही होगा। ये इतना चीज। हाँ जी सर, कांस्टेंट मतलब क्या कहते हैं, सेम।
पोजीशन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब सेम, यस यस यस। सेम। कांस्टेंट मतलब एक बराबर, फिक्स्ड। उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपेयर करके, क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपको कंपेयर कर देगा और बोलेगा कि बताइए किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है। आपको दो गाड़ी दे दिया, एक इधर जा, एक का ग्राफ ऐसा है, दूसरे का ग्राफ ऐसा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये कार ए है और ये है कार बी। हमसे पूछा गया है, देखिए दोनों एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों में से फास्टर कौन है? Which one is faster? फास्टर मतलब ऑब्वियसली किसका स्पीड ज्यादा है, यही तो पूछा जा रहा है। यस, हेमंत का कहना है बी ऑप्शन। और कोई? सर बी होगा। ओके, चैट में बताओ। हाँ चलिए, सो दिख रहा है ये क्लियर, ये आंखों को सुकून दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सा बात है। कैसे किया, नोट लिख लीजिए इसके लिए, बहुत ही आसान सी बात है। नोट सीधा सीधा मैं हिंदी में लिखूंगा एकदम आसान से भाषा में। जो एक्स एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ सबसे बड़ा एंगल बनाएगा, सबसे बड़ा एंगल बनाएगा, बड़ा एंगल बनाएगा, उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। सर अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो सर ये रेस्ट में रहेगा सर, परपेंडिकुलर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बी। सो कहने का मतलब ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। भले हिंदी में देखो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, मैंने लिखवा दिया हिंदी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो हमको इंग्लिश सिखाने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें फिजिक्स आना चाहिए। बाकी इंग्लिश आप लोग मैथ सर मनीष सर से सीख ही रहे हो, हमें भी जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, पर फिलहाल ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और वो क्या है कि किसी के लिए भी, किसी भी ग्राफ का आप स्लोप फाइंड आउट करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं बात कर रहा हूं किसी का भी, अगर कोई एक्स एक्सिस के साथ सबसे बड़ा एंगल बनाएगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, बस यही बात। अब ओके सर। कौन एंगल ज्यादा बनाएगा, चलिए क्या कर लें, ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस। या तो इस ग्राफ को प्रोलॉन्ग कीजिए, खींचिए इसको नीचे की तरफ, और इस ग्राफ को खींचिए इधर एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट करा लीजिए, मेथड नंबर 1। या दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वहीं पर एगो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए ना, सिंपल पैरेलल लाइन, खत्म बात। यस सर। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये एक हो गया थीटा ऑफ ए, और ये जो वैल्यू हो गया ये, अब ये तो अंधा भी बता दे कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। और अभी अभी हमने बड़े बड़े शब्दों में, साफ साफ शब्दों में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ बी will be greater than slope of A, स्लोप ऑफ ए। अब जब स्लोप पता चल गया, स्लोप बी का ज्यादा है, और स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो मैंने लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी
इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। हो गया, खत्म बात। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, देखते हैं इस भाई साहब का क्या है। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ ये इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए कि ये एक भाई साहब ऐसे जाते हैं, है ना, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ये ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसा हो गया। ओके, so these are the different phases. This phase is, let's name it as a name it as a B, C, D. ये कुछ ऐसा है movement. This is displacement versus time graph. This is S and this is T. Question number 1. In which section ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट? चैट में मुझे आंसर बताइएगा, ऐसे खुलेआम मत बताइए। इन विच सेक्शन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। दूसरा, विच सेक्शन हैज maximum velocity, ठीक है। सेक्शन पूछ रहा हूँ प्रियांशु, दैट विल बी द आइदर। सेक्शन का मतलब क्या हो गया? ए से बी, बी से सी, सी से डी। आपने जो बताया दैट इज पॉइंट, तो सी पॉइंट पर रेस्ट में है, बी पॉइंट पर रेस्ट में नहीं है। सर आंसर भेज दिए। यस, सब पहले का आंसर आ जाएगा BC, यस सर, है ना, एंड दूसरे का जो हो जाएगा दैट विल बी द CD। आई होप ये सबको क्लियर होगा। OC। सुमन इज देयर? सुमन है? नो सर, लेफ्ट हो गया। ओके ओके, और वो तो है नहीं, कांत, क्या नाम है उसका? विपुल। विपुल नहीं। सो ये आसान है, आप इससे पता कर सकते हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म मान लीजिए कि अगर मैं बोल देता कि यहां से एक ग्राफ जो है ऐसा, फिर रिटर्न आ गया, ये ऐसा रिटर्न आ गया, है ना। सो जो CE सेक्शन है, DE सेक्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? What does this DE section represent? Question number 3. DE मतलब आप क्या समझ रहे हो? आप अपना आंसर बताइए। ओके आदित्य, आई गॉट इट। यस अभिषेक, करेक्ट। प्रियांशु, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके सर मेरा सही है सर, देखिए देखो। कृष्णा, रेस्ट में कैसे हो गया ये आप एक्सप्लेन करिए। और प्रियांशु, ये एक्सेलरेटेड बॉडी कैसे हुआ ये मुझे एक्सप्लेन करिए। सर मेरा सही है। सही गलत अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मुझे चैट एक्सप्लेनेशन में तो दे पूछो। दीजिए। एक्सप्लेनेशन तो पहले दे दीजिए। सर हम कृष्णा, बोले मुझे क्या? बताइए हाउ इट कैन बी एट रेस्ट। यस सर, यहाँ पे सर टी तो बढ़ नहीं रहा है सर। टी बढ़ नहीं रहा है? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे बोल दिया? टी बढ़ नहीं रहा है? कैसे सर बढ़ रहा है? ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम हियर। जब ये डी पॉइंट पर था तो टाइम आपका कुछ यहाँ पर रहा होगा। जब डी पॉइंट पर होगा तो टाइम हमारा कुछ यहाँ पर होगा।
और ई पॉइंट पर टाइम है, तो ये गैप नहीं दिख रहा है आपको इतना दूर टाइम में डिफरेंस? यस सर, दिख गया कैसे कर सकते हो रेस्ट में? सर, गलती हो गया। सॉरी शक्तिमान बोलो। प्रियांशु बताओ एक्सेलरेशन कैसे हो गया? बोलो बोलो। सर हम बताएं? बोलो। सर वेलोसिटी में चेंज आ रहा था सर, एक्सेलरेशन होगा ही वहाँ पे। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन आपका इतने दूर के लिए होगा, मैं मान सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी था, यहाँ पर निगेटिव हो गया, पर मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि ये निगेटिव वेलोसिटी हो गया। हाउ कैन यू से दैट दिस विल बी द नेगेटिव वेलोसिटी? बोलिए सर वो नीचे की तरफ जा रहा है। कौन बोल रहा है कि ये निगेटिव वेलोसिटी है? कैसे निगेटिव वेलोसिटी है? इसमें एक्सेलरेशन आ कहां से गया? एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? क्या स्लोप ऑफ एसटी कर्व कभी एक्सेलरेशन देगा? नेवर। इट विल ऑलवेज गिव वेलोसिटी। ठीक है, और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, भले ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कुछ भी हो, सर डी स्ट्रेट लाइन, the velocity will be negative. Of course, that is correct. Velocity will be negative, but it will not give acceleration. Acceleration will be zero. Why? Because velocity is constant. तो Yes, आपका sir. जो एक्सेलरेशन होगा ना वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ जी, सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। कहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है भाई? सर यहाँ जो है सबसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ डिक्रीज हो और रहा है भाई होगा। साहब, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, ना कि वेलोसिटी। At that time velocity displacement was this one, something like that. अगर आप कहना जानना चाहते हैं, yes sir, yes. तो it is displacement. आप ड्रॉ करके देखिए, आप यहां से लाइन ड्रॉ करिए, इट इज डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, ना कि वेलोसिटी जीरो हो रहा है भाई। क्या बोल रहे हो हैं? नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। समझ गए सर। वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये गलती मत करिए। वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, भले उसका डायरेक्शन अपोजिट है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी जब तक कांस्टेंट है तब तक एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, चलिए। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो रीजन होगा, ये रीजन वाला होगा, ये रेस्ट होगा, ये रेस्ट होगा। ठीक है, यहां से बॉडी मूव करना स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या होगा? दिस विल बी पॉजिटिव स्लोप विल गिव पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। ये भी क्या देगा? ये भी हमें देगा पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। बट this red line will give, this red line will give negative velocity. This red line will give what? This will give negative velocity. ठीक है, but acceleration will be एक्सेलरेशन आपका यहीं पर होगा, बहुत ही हाई होगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, सर ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा सर, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा ना सर, रेड लाइन हाँ, वाला जो। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट तो आपका बदल ही रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया है, पर गाड़ी जाकर के वहां पर रुक गई है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी इट मे बी इंक्रीजिंग, ये हो सकता है कि ये आगे और कंटिन्यू करेगा ऐसा,
निगेटिव डिस्प्लेसमेंट करना चले, देखिए मान लीजिए कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहा मीन पोजीशन 0, यहाँ से पहले वो सीधे गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से एकदम आगे जा रहा है। ऑल ऑफ द सडन इसका जो वेलोसिटी है ना एकदम यू हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी हो गया और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वापस जा रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और ये फिर अभी ये आगे बढ़ते ही चला जाएगा, सीधे चलता जाएगा, हो गया। दिस इज द सिचुएशन। सर रेड लाइन में सर वापस जा रहा है सर। हाँ सर वो जो हाँ, रेड रेड लाइन लाइन का मतलब ये वापस वापस घूम के चलने लगा डिस्प्लेसमेंट, जहां से ये स्टार्ट किया था। स्टार्ट कहां से किया था? देखो इस पोजीशन से स्टार्ट किया था, ए पोजीशन से करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा ना। ये क्या है? 0 डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए कि 5 मीटर पहले से है, तो ऑब्जेक्ट पहले से कहीं से चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव चलना स्टार्ट किया, कुछ देर रेस्ट किया, फिर चलना स्टार्ट किया, फिर कुछ देर, फिर उसके बाद ये वापस आ गया। अब देखिए हमसे ये नहीं पूछा गया कि दिस ग्राफ इज ट्रू और फॉल्स, ये मुझे नहीं पता, हमसे सिर्फ मतलब पूछा गया। मैंने बोला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें कि इट इज ट्रू और फॉल्स, ये हमसे नहीं पूछा गया। ये बात सच है कि ऑल ऑफ द सडन ये इधर जा रहा है, ऑल ऑफ द सडन ये इधर हो गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो गया ना। ना समझे? नहीं समझे? देखो 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 देखो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो ये जो शार्प कॉर्नर जो बन रहा है ना, शार्प एज, एकदम पॉइंट सा, इतने देर में तो वेलोसिटी पॉजिटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव से क्या हो गया? नेगेटिव। समझ रहे हो? सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। क्लास 11th में अच्छे से समझ जाओगे, रहने दो अभी। सर यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? यस सर। नहीं, वेलोसिटी कैसे डिक्रीज होगा भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी नेगेटिव होगा। यस आदित्य, वेलोसिटी नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। ओके, स्लोप इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है इसका। ये आपका जो वेलोसिटी है ये कुछ इस तरह का आया, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और 90 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल बन रहा है तो स्लोप उसका नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप होगा नेगेटिव। तो चलिए 344 हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, 345 से क्लास होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क। मतलब 90 से ज्यादा नेगेटिव स्लोप। यस 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 यस, 90 डिग्री से ज्यादा होगा ना। अगर आपका मान लीजिए थीटा इक्वल टू हो गया 120 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप जो होगा आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा होगा तभी जाकर के स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा हमेशा। ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस डे। बाय गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।